तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो बहुत आसान सा है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, एकदम नहीं होता है, हल्के हल्के दिमाग से आप समझ जाएंगे। सोचिए थोड़ा सा, आप एक कंडीशन में रखता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा सोचिएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर टीवी आपके कमरे में, मान लीजिए किसी घर में रखा है और सब लोग देख रहे हैं टीवी, ठीक है। आप एक टीवी पे बैठे, आप कहीं किसी काम से लेकर बाहर गए हैं और सब लोग आपके घर टीवी देख रहे हैं। आप बाहर से आए तो पता चला सब लोगों ने सीट कवर कर रखा है, आपके लिए कहीं जगह ही नहीं है। और आपका छोटा भाई बैठे बैठे आपको देख रहा है, फिर एक बार टीवी देख रहा है, फिर आपको देख रहा है, फिर टीवी देख रहा है, लेकिन उठ नहीं रहा है कुर्सी से। और आप गुस्से में आए, उसे उठाया और फेंक दिया कुर्सी से बाहर और खुद कुर्सी बैठ गए। तो ये एक्चुअल में आपने किया क्या है? आपने उस कुर्सी से उसको हटा दिया और खुद वहाँ पे सेट कर गए। मतलब आपने अपने भाई को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। कैसे? खुद से डिस्प्लेस कर दिया। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ बात समझ में आया? ऐसे इसको समझिए, जैसे कि हमारे पास कोई एक कंपाउंड है। जैसे मैं यहाँ पे एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है AB, ठीक है ना। पहले ये B A के साथ जुड़ा है, ठीक है ना, ये दोनों आपस में जुड़े हैं। और यहाँ पर एक कंपाउंड, एक हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसमें A और B दोनों एटम है अलग अलग। और एक हमारे पास कंपाउंड है, एक हमारे पास एलिमेंट है C। तो ये क्या करता है? ये आया कि हम अब रिएक्शन करेंगे अब इससे। तो ये क्या करता है? ये C देखता है कि ऑलरेडी ये A, ये जो A है ये बाइंड है किसके साथ? B के साथ। ये जो A है ये बाइंड है B के साथ। अब ये क्या करता है? तो ये C क्या करता है? जाता है और इस B को यहाँ से उठा कर फेंक देता है और खुद उसके साथ जुड़ जाता है। तो अब ये A किसके साथ जुड़ गया? अब ये A जुड़ गया C के साथ। किसके साथ जुड़ गया? अब ये A जुड़ गया C के साथ और ये जो B था ये यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। तो कुल कहानी मिला जुला करके क्या थी? तो पूरी कहानी ये थी कि A के साथ पहले B जुड़ा हुआ था, ये पहले से ऐसे था, लेकिन C को अब जगह चाहिए था, C को जुड़ना था A के साथ। तो C ने क्या किया? B को उठा कर फेंक दिया और खुद यहाँ जुड़ गया। तो देखिए अब ये C A के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया? AC और B को बाहर हटा दिया। समझ रहे हैं ना? तो ये रिप्लेसमेंट है या इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक आदमी क्या करता है? दूसरे को रिप्लेस करता है या डिस्प्लेस करता है और खुद वहाँ जुड़ जाता है और उसके साथ जुड़ करके एक नया प्रोडक्ट बना देता है। देखिए पहले ये AC नहीं बना था, अब जाके ये AC बना है। तो ये C इस B को हटाया है तभी जाके वहाँ जुड़ा, तो ये AC बन गया और B हट गया किनारे। समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पढ़ देते हैं, क्या चीज़ है। यही चीज़ अंग्रेजी में लिखी हुई है और कुछ नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो कह रहा है द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, क्या बोल रहा है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे एलिमेंट द्वारा इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड के अंदर, एंड नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या ये दो बार लिख दिया क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, कोई नहीं। इसको एक बार आप, जो दो बार हो गया इसको हटा दीजिए एक बार को। इज कैरीड आउट, नहीं दो बार नहीं लिखा है, सही लिखा है, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा बस। नो नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बेस पर ये होता है। तो अभी इसका मतलब समझाते हैं। पहले आप समझिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो समझ गए होंगे कि किसी कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट का, किसी कंपाउंड के अंदर, ये कंपाउंड है हमारा, किसी कंपाउंड के अंदर किसी एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है किसी अनदर एलिमेंट द्वारा। ये एलिमेंट आया, इसको हटाया और खुद जुड़ गया। तो किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है किसी अनदर एलिमेंट द्वारा, और जो प्रोडक्ट बनता है
या जो ये ऐसे रिएक्शन हो करके जो ये रिएक्शन हुई है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंपल से क्या करना है, किसी कंपाउंड से एक एलिमेंट को उठाकर फेंक देना है, दूसरे को जोड़ देना है, और ये जो प्रोसेस है जो हम लोग कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। अब इस लास्ट लाइन का मतलब समझिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो रिएक्टिविटी के बेस पर होती है। अब इसका मतलब क्या है, अच्छा ये बताइए, आपने जो मैं अभी एग्जांपल दिया हूँ कि आपका छोटा भाई चेयर पर बैठा है और आप आए, उसे उठा कर फेंक दिया और खुद बैठ गए, समझ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपका बड़ा भाई बैठा उस चेयर पे, तो क्या आप वो काम कर पाएंगे? पता चला गए उसको घूरने पे गए तो तक मार दिया, आँखें पलट गया, इधर उधर हो गया, क्यों? तो वहाँ पर अगर आपका बड़ा भाई बैठा है तो आप उस पर्सन को या उस बड़े भाई को वहाँ से उस चेयर से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी पावर काम नहीं करेगी। आप वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं, एक चाटा मार दिया तो बेहोश हो जाएंगे, क्यों? तो यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात हो रही है। तो मैं रिएक्टिविटी का जो बात बोलने वाला हूँ अभी हम उस चीज़ के बारे में बताएंगे कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। लेकिन इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपका छोटा भाई है तो आपने उसको डिस्प्लेस किया, खुद बैठ गए, लेकिन बड़ा भाई हो तब आप डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे और फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। मतलब अगर आप छोटे हैं और आपका बड़ा भाई बैठा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब फिर आप चेयर पे नहीं बैठ सकते, मतलब आप रिएक्शन नहीं करा सकते, आप डिस्प्लेसमेंट नहीं करा सकते, और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? तो आइए अब बात करते हैं रिएक्टिविटी के ऑर्डर के बारे में। रिएक्टिविटी के ऑर्डर का मतलब कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव होता है। मतलब कौन सा एलिमेंट पहलवान टाइप का है जो किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है, किसी को उठा कर फेंक सकता है, और कौन सा एलिमेंट है जो कमज़ोर है, जो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो वो हम ऑर्डर देखेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप यहाँ पर एक सीरीज देखिए लिखा गया है ये एलिमेंट्स का, तो ये आपको सीरीज पता होना चाहिए। अब ये पता होने का मतलब कि आपको लर्न होना चाहिए, और आपको लर्न नहीं करना है, 12 वाला ट्रिक हम लोग रखे हैं, ठीक ना। एक लाइन और 1 मिनट में याद हो जाएगा। बट अभी आप देखिए तो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा एलिमेंट ऊपर है। देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर पोटेशियम नाम का एलिमेंट है। ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, और फिर और कौन है, तो नीचे है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है ना। तो अगर इन सारे एलिमेंट का नाम पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बोला हूँ आप लिख लीजिएगा। एक बार और बोल देता हूँ तो आप लिख लीजिएगा, जिसको ना पता हो, लेकिन जिसको पता हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, आगे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है ना। तो देखिए सबसे बेकार रिएक्टिविटी किसकी है, तो सबसे बेकार रिएक्टिविटी है गोल्ड की। जो गोल्ड एलिमेंट है ये सबसे बेकार है, ये रिएक्टिविटी के ऑर्डर में सबसे नीचे है, मतलब ये सबसे कमज़ोर है, ये किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, किसी को हटा नहीं सकता है। लेकिन किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है पोटेशियम की। पोटेशियम जो है ये किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है, सबसे पावरफुल है, किसी को उठा कर फेंक देगा और खुद वहाँ जाकर जुड़ जाएगा, मतलब किसी का भी ये कुर्सी खाली करा सकता है। समझ रहे हैं, मतलब सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। ठीक है ना। तो आइए इस पूरे इस एलिमेंट का जो ये सीरीज है ये आप कैसे याद रखेंगे, तो चलिए एक लाइन सुन लीजिए। तो लाइन क्या है, तो लाइन शुरू होगी एक माली से। एक माली है जिसका नाम है काशीनाथ, सनी देओल वाला नाम, सनी देओल की फिल्म है, उसमें कहीं गुंडे का नाम है काशीनाथ शायद नाम रहता है, उसी से ये नाम लिया गया है। ठीक ना। तो अब गुंडा मत समझिएगा, वो बेचारा माली है। ठीक ना। तो जो माली है किसी के घर काम करता है
और उसे सैलरी ज़्यादा मिलती नहीं है, और सैलरी ज़्यादा नहीं मिलेगी तो क्या आदमी मन से काम करेगा? बिल्कुल मन से काम नहीं करेगा। तो माली तो है वो पैसन से तो माली है, मतलब कि उसका काम जो माली का वो बहुत अच्छे जानता है, लेकिन खाना भी बनाना जानता है। तो माली वाला भी काम करता है, खाना भी बनाता है, बट खाना मान लीजिए उसको सैलरी नहीं मिलेगा तो ठीक बनाएगा क्या? आता भी होगा तो ठीक से नहीं बनाता होगा, तो उसे सैलरी ढंग से मिलती नहीं है। और सैलरी में वो पैसे नहीं लेता है, सैलरी में वो गोल्ड लेता है, सिल्वर लेता है, सोना लेता है, चांदी लेता है, मरकरी भी जोड़ लीजिए। मतलब वो सैलरी के फॉर्म में मरकरी लेता है, सिल्वर लेता है, गोल्ड लेता है। उसे पैसा नहीं चाहिए, मरकरी सिल्वर गोल्ड चाहिए, ठीक ना। अब ये भी उसको टाइम से नहीं मिलता है, तो जब टाइम से नहीं मिलेगा तो खाना वो बेकार पकाता है, ठीक है ना। तो चलिए बस ये सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। अब मैं एक लाइन बोल देता हूँ, तो क्या लाइन है तो सुनिएगा। तो लाइन ये है कि के से हो गया काशी, NA से हो गया नाथ, काशी नाथ का, MG से हो गया माली, काशी नाथ का माली, AL का मतलब हो गया आलू, जरा जिंक का हो गया जरा, FE का मतलब हो गया फीका, PB का मतलब होता है पकाता, एंड H का मतलब है। क्या बोला? काशी नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। समझ गए होंगे क्यों फीका पकाता है? तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं नीचे आता हूँ। हो गया? चलिए, अगर इतना स्क्रीनशॉट ले लिया है तो नीचे हमारा लिखा हुआ है कॉपर, कॉपर है, मरकरी है, फिर है सिल्वर एंड फिर है गोल्ड। ये और एलिमेंट बाकी के जो छोटे हैं वो नीचे लिखे गए हैं। तो ऐसा क्यों फीका पकाता है? कॉपर का मतलब है क्योंकि मरकरी, Hg का मतलब क्या हुआ? क्योंकि मरकरी, Ag का मतलब क्या हुआ? सिल्वर, और Au का मतलब क्या हुआ? गोल्ड। क्योंकि मरकरी सिल्वर गोल्ड नहीं पाता है। क्यों? मैंने कहा था ना कि सैलरी के फॉर्म में वो क्या लेता है? मरकरी सिल्वर गोल्ड। तो क्योंकि मरकरी सिल्वर गोल्ड नहीं पाता है, इसलिए क्या करता है? वो आलू जरा फीका पकाता है, मतलब सब्जी बेकार बना देता है। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आपको कितना आसानी से याद हो गया। जल्दी करिए। हो गया? तो अगर आपने ये चीज़ नोट कर लिया हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन जल्दी से रिएक्शन करेगा, कौन किसी को भी कुर्सी से हटा सकता है, और जो नीचे होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, वो कुर्सी से किसी को हटा नहीं सकता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आते हैं इस टेबल पे। तो इस टेबल को मैं अगर बात करूँ तो जो एलिमेंट ऊपर हैं, क्या बोल रहा हूँ, जो एलिमेंट ऊपर हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो एलिमेंट नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। मतलब ये है कि जो ऊपर एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को उठा के फेंक सकता है। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन किसका है? तो ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन है? तो CuSO4, मतलब यहाँ पे CuSO4 के साथ जुड़ा है। कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ बैठा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो पोटेशियम है ये घूमते फिरते पहुँच गया यहाँ पे। क्या हुआ? पोटेशियम जो है यहाँ पे घूमते घूमते पहुँच गया, और पता चला कि पोटेशियम क्या है? पहलवान टाइप का आदमी है, खली टाइप का आदमी है, और कॉपर बेचारा कमज़ोर टाइप का आदमी है, राजपाल यादव है बेचारा। क्योंकि कॉपर क्या है? नीचे है ना, हमने यहाँ लिखा है लेकिन ये नीचे है, इधर है। तो कॉपर है नीचे, तो ये कमज़ोर टाइप का आदमी है, राजपाल यादव टाइप का, और ये कहाँ? खली टाइप का। तो जैसे ही पोटेशियम इस सॉल्यूशन में पहुँचता है, इस कॉपर को दे दनादन कई लात दे देता है और उठा के फेंक देता है, भाग यहाँ से। तो इस कॉपर को यहाँ से हटा देता है, और अब ये पोटेशियम खुद इस सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। मतलब क्या हुआ? इस कॉपर को हटा देता है कौन?
इस कॉपर को कौन हटा देता है? ये पोटेशियम यहाँ से उठा के फेंक देता है और खुद इसके साथ जुड़ जाता है। और अगर सल्फेट के साथ हमारा पोटेशियम जुड़ जाएगा तो अब ये बोला जाएगा K2SO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट। और ये जो कॉपर को लात मार के भगा दिया है, अब ये बेचारा डरे डरे भागते हुए कोने में जाके बैठ जाता है। मतलब ये जो कॉपर है यहीं नीचे बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है? यहीं नीचे। कॉपर जो है यहीं नीचे बैठ जाता है। तो मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ। ये कॉपर बेचारा यहीं नीचे सेटल डाउन हो जाता है, यहीं नीचे बैठ जाता है, क्योंकि अब इस सोल्यूशन से क्या किया गया? इसको लात मार के भगा दिया गया है। तो ये कॉपर अलग हो गया और अब इस सोल्यूशन में कौन घुल गया? पोटेशियम सल्फेट के साथ घुल गया। तो अब ये जो सोल्यूशन है अभी किसका सोल्यूशन हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट का। तो देखिए प्रोडक्ट कुछ और बन गया। तो यहाँ पे आपको क्या बात समझ में आया कि अगर कोई भी जो एलिमेंट नीचे है, इस सीरीज में जो एलिमेंट नीचे है, उस एलिमेंट को हटाया जा सकता है किसी सॉल्यूशन से या किसी कंपाउंड से, उसको लात मार के हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो उस एलिमेंट द्वारा जो इस सीरीज में ऊपर होगा। जो ऊपर होगा, जो पहलवान होगा, वो कमज़ोर वाले को क्या कर सकता है? लात मार के हटा सकता है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे और फिर पूछेगा कि बताइए ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, या आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है ना? तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर और सारे एग्जाम्पल देखेंगे और सारे रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हटाते हैं और सारे बात और अगली बातों के मतलब आगे की बातों पर चलते हैं। तो आगे की बातें क्या हैं? तो आगे की बातें हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आपके सामने हैं, और एग्जाम्पल्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, फालतू का एग्जाम्पल है, अब फटाफट आप कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं। कह रहा है कि व्हेन ए पीस ऑफ जिंक मेटल, जिंक मेटल का एक टुकड़ा प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है। कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन है, उसके अंदर हम किसको डाल रहे हैं? जिंक को। देन जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। तो ये सिंपल सी बात है, आप भी कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये हमारे पास एक सोल्यूशन है जो कि किसका है? तो एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। किसका है? कॉपर सल्फेट का। ठीक है, और कह रहा है इस कॉपर सल्फेट में हम किसको ऐड कर रहे हैं? जिंक को। तो कह रहा है कि इस कॉपर सल्फेट में हमने बाहर से ऐड किया जिंक को, तो क्या हुआ? तो क्या ये रिएक्शन होगा? थोड़ा सा सोच के बताइए। तो बिल्कुल होगा। क्यों होगा? तो थोड़ा सा ऊपर आइए, ये देखिए कॉपर है हमारा यहाँ, कॉपर है यहाँ पर, और जिंक कहाँ पर है? तो जिंक देखिए, जिंक है यहाँ पर। दोनों में से ऊपर कौन है? जिंक है ऊपर, मतलब जिंक क्या है? पावरफुल है, और कॉपर क्या है? कमज़ोर है। तो देखिए जो सॉल्यूशन है ये किसका है? कॉपर सल्फेट का है, लेकिन हमने बाद में ऐड किसको किया है? जिंक को। तो जिंक आते ही क्या करेगा? इस कॉपर को यहाँ से लात मारेगा और भगा देगा, और खुद किसके साथ जुड़ जाएगा? इस सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा। तो रिएक्शन क्या होती है? तो इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने जिंक को ऐड किया, तो ये जिंक इसको हटा देगा और खुद इसके साथ जुड़ के बना देगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक सल्फेट का ये सॉल्यूशन बन गया, और ये जो कॉपर को लात मार के हटाएगा, ये कॉपर क्या होगा? यहाँ नीचे बैठ जाएगा, तो ये कॉपर हो गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। क्या यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात थी? हाँ, बस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आयनिक फॉर्म सेम होना चाहिए। ये जब जुड़ते हैं ना तो आयनिक फॉर्म सेम होना चाहिए। जैसे अगर ये कॉपर सल्फेट आयनाइज होगा तो कॉपर के ऊपर आएगा Cu+2 एंड सल्फेट के ऊपर आता है SO4-2। ये सल्फेट आयन है, इसीलिए हमने आयन याद कराया था। याद है बातें? सल्फेट आयन पे इतना चार्ज होता है, कॉपर आयन पे इतना। और जिंक का आयनिक फॉर्म होता है Zn+2। तो अगर ये +2 चार्ज कंटेन करता है तभी एक जिंक एक सल्फेट के साथ जुड़ पाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये जिंक एक प्लस चार्ज कंटेन करता तो अकेला जिंक इस सल्फेट के साथ नहीं जुड़ पाता, तब हमें 2 जिंक लाना पड़ता, क्योंकि इसका चार्ज क्या होना चाहिए था? बैलेंस होना चाहिए। अभी आएगा, 1-2 एग्जाम्पल आएगा तो हम समझा देंगे। ठीक ना? तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। तो आते हैं थोड़ा सा रिएक्शन पे।
समझ गए होंगे ये बात क्या कर रहा हूँ मैं। अब उस रिएक्शन को थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। तो ये रिएक्शन है हमारा, और इस रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए तो देखिए ये है कॉपर सल्फेट, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया जाए तो है ना मज़ा आएगा। तो ये है कॉपर सल्फेट, और इस कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया है, ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि हमने लिया, देखिए एक्वा सॉल्यूशन बोला है। और इसमें हमने क्या ऐड किया है, जिंक को। तो हमने जिंक को क्या किया, बाद में यहाँ पे ऐड कर दिया। तो कहानी क्या होगी, कॉपर सल्फेट है, इसमें जिंक डाला, तो ये जिंक क्या करता है, तो जिंक इस कॉपर को यहाँ से उठा कर फेंक देता है और खुद जुड़ जाता है। तो जब ये हट जाएगा तो ये जिंक किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फेट के साथ। तो बना देता है, ये क्या बना देगा, तो ये बना देगा ZnSO4, एंड ये कौन निकल जाएगा, ये कॉपर निकल जाएगा साइड में, ठीक है ना। तो ये देखिए वही रिएक्शन कराई गई है, कॉपर सल्फेट विद जिंक, जिंक जुड़ गया सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट एंड कॉपर निकल गया। ये रिएक्शन इसलिए हो पाया क्योंकि जिंक यहाँ पे क्या है, पावरफुल है, मोर रिएक्टिव है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, ऊपर है, और कॉपर कहाँ है, नीचे है, इसीलिए कॉपर को हटा दिया गया है और जिंक यहाँ पे जुड़ गया। और इसी को तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, किसी कंपाउंड से किसी एलिमेंट को हटा के दूसरा एलिमेंट जुड़ जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कलर याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ठीक है ना। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसका कलर क्या होता है, ठीक है ना। और इसी को ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को ही हम लोग ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, ठीक ना। तो नोट कर लीजिए कहीं कि कॉपर सल्फेट क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। क्लियर है। अब आते हैं आगे। तो अगला क्या है हमारे पास, तो अगला एग्जाम्पल है ये। तो अगर ये नोट हो गया हो या स्क्रीनशॉट ले लिए हों तो मैं मिटा दूं, जल्दी करिए। चलिए इसको हटाते हैं, अगर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि व्हेन ए पीस ऑफ आयरन मेटल, जब हम एक आयरन के टुकड़े को प्लेस्ड करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनता है और कॉपर मेटल बनता है। तो ये भी वही उसी तरह से कहानी है। यहाँ पे लिया क्या गया है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया। हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ये देखिए क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। और इसमें ऐड किसको किया है, तो आयरन को ऐड किया है हमने। इसमें किसको ऐड कर दिया, आयरन को। तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज को अगर मैं देखूं तो देखिए, तो ये है हमारा कॉपर, यहाँ पे है हमारा कॉपर, और यहाँ पे है आयरन। आयरन फिर से क्या हो गया, पावरफुल हो गया। कॉपर क्या हो गया, बेचारा कमज़ोर हो गया। तो इस कॉपर को लात मारा जाएगा, आयरन आके जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये रिएक्शन आराम से हो जाएगा। मतलब ये आयरन इस कॉपर को हटाएगा यहाँ से, और खुद क्या करेगा, ये देखिए इसको यहाँ से हटाएगा और खुद इसके साथ जुड़ जाएगा। तो फिर से मैंने कहा था क्या चीज़, आयनिक फॉर्म ध्यान रखिएगा। तो कॉपर यहाँ से हटेगा किस फॉर्म में, यहाँ से निकलेगा, आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा, ये देखिएगा कॉपर का आयनिक फॉर्म होता है Cu+2, सल्फेट का होता है S-2, SO4-2, और आयरन का आयनिक जो स्टेट होता है वो दो होता है, एक होता है Fe+2 और एक होता है Fe+3। तो यहाँ पे Fe+2 वाले को लेना है आपको, मतलब ये आयरन Fe2+ में चेंज होगा, ठीक ना। तो इसको हटाएगा और खुद ये इसके साथ जुड़ के क्या बना देगा, तो Fe और सल्फेट मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट। ये देखिए FeSO4 बन गया। और ये जो कॉपर है ये न्यूट्रल होकर के कॉपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, और ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास है। चलिए इसको देख लीजिएगा। और कॉपर सल्फेट लिया जिसको हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, आयरन लिया, आयरन मोर रिएक्टिव है तो आयरन ने इसको हटाया यहाँ से और खुद जुड़ गया, तो ये चेंज हो गया FeSO4, और कॉपर अलग होके कॉपर फॉर्म में हो गया। क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन ऐसे ही होंगी। अब कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा
कि बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा या प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये कैसे आप पता लगा सकते हैं? तो वही रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आप ये चीज़ फाइंड कर पाएंगे, नहीं पता है तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन आपको बताना है और मैं ये क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन है किसका, तो ये सॉल्यूशन है KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसमें हमने ऐड किया है कौन सा मेटल, तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं कॉपर को। तो पूछा जा रहा है बताइए क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो बताइए, पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, सबसे मजबूत है, और कॉपर बेचारा गरीब गुरबा आदमी है, कमज़ोर है, ये पहलवान टाइप का नहीं है। तो ये कॉपर इस पोटेशियम को हटा नहीं सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो अगर ये पोटेशियम OH से अलग नहीं होगा तो सॉल्यूशन ऐसे ही मेंटेन रहेगा। ये कॉपर आप डाल देंगे, कॉपर इसको हटा नहीं पाएगा, ये कॉपर जाकर नीचे बैठ जाएगा और कुछ नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी। समझ गए कि रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर कहाँ है? नीचे है। समझ रहे ना? तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन हो करके क्या बनेगा। तो बनेगा तो समझ गए क्या बनना था, आपको बस डिस्प्लेस कर देना है, उसके साथ जोड़ देना है। और अगर रिएक्शन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कहाँ है? नीचे है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखिएगा। एक लाइन और लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा देख लेते हैं, सुनिएगा। कह रहा है जिंक, आयरन एंड लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो एबव रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज तैयार कर लिए हैं तो इस लाइन का कोई मतलब है? हम तो अब सारे एलिमेंट के लिए बातें कर जान सकते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। तो क्या आपसे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? क्या जितना चीज़ बताया गया है क्लियर है? अगर क्लियर है तो बस आज की कथा कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मज़े करिए, ठीक है? थैंक यू।